रेगुलेशन, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है, तो रेगुलेशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी की जहाँ पर आपको ऐसी सिचुएशन दिखे, डिफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन ना, मतलब यहाँ से शुरू होगी कंडीशन और यहाँ तक आएगी। तो अगर डिफ्लेशन का मतलब समझ में आ गया ना कि गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो चीज़ें किस प्रकार से दिख रही हैं कि यहाँ और उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले मान लेते हैं इस एग्जांपल के तौर पर कि पहले प्राइस जो था वो 100 रुपीज़, फिर प्राइस जो था वो 80 रुपीज़ हो गया, फिर प्राइस जो था वो 70 हो गया, देन 60, देन 50 और 30 पे आने के बाद में उसमें इंक्रीमेंट चालू हो गया, 40, 55, 85, 1110। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस में डिक्रीमेंट। प्राइस में डिक्रीमेंट को क्या कहते हैं, डिफ्लेशन, आपने पढ़ रखा है। और इधर क्या आपको दिखाई दे रहा है, प्राइस में इंक्रीमेंट। प्राइस में इंक्रीमेंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो जब इकोनॉमी में एकदम से डाउनफॉल दिखे और डाउनफॉल के बाद में फिर से वापस से इकोनॉमी अपलिफ्ट होती नजर आए, आपको इकोनॉमी ऊपर जाती नजर आए, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर यहाँ से लेके इस सिचुएशन से लेके, है ना, फिर आप क्या बोल सकते हो कि सर इस सिचुएशन से लेके और यहाँ तक की जो सिचुएशन है वो कैसी स्थिति है, ये पूरा जो सिचुएशन दिख रही है वो क्या है, वो आपका रिफ्लेशन है, वो क्या है, वो आपका रेगुलेशन है, राइट। तो ये रेगुलेशन की कंडीशन जो है ना, ये कैसा शेप बना रही है, ये बना रही है आपका वी शेप। और इकोनॉमी जब इस प्रकार से दिखती है कि पहले डिफ्लेशन हो, मतलब इकोनॉमी डाउन जा रही है, और फिर कुछ टाइम के बाद उसकी इकोनॉमी में इंक्रीमेंट देखने को मिले, तो इसी को बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। बात समझ में आ रही है। तो इकोनॉमी में जब इस प्रकार की सिचुएशन बनती है जहां पर ऐसी स्थिति बने कि डिफ्लेशन के बाद वापस से इंक्रीमेंट हो, तो आपको ग्राफ कैसा दिखता है, आपको डाउनफॉल देन इंक्रीमेंट दिखता है ना, देन अप होता दिखता है। तो वहां पर एक वी शेप ग्राफ बनता है, इसको वी शेप रिकवरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको रिलेट करें अगर आप मार्केट को, तो यहाँ आपको दिखाई देता है कि ये कोविड-19 है ना के टाइम ड्यूरेशन की सिचुएशन और उसके बाद की सिचुएशन। तो कोविड-19 के बाद आप लगातार न्यूज़पेपर में देख रहे थे, उसके बाद जब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती नजर आई, प्रोडक्शन चालू होते नजर आए, तो वहाँ पर लगातार पेपर में आ रहा था, लगातार न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा था कि इकोनॉमी वी शेप रिकवरी पर चल रही है। बात समझ में आ रही है। तो चीज़ें जो है वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रही थी। तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हो, नाम है पुनः स्फीति, मतलब फिर से महंगाई, फिर से रेट बढ़ेंगे, है ना। तो इसको क्या बोल दिया, रेगुलेशन, या इसको क्या बोल दिया आपने, पुनः स्फीति या रेगुलेशन बोल दिया। आपकी जो अगली कंडीशन है वो आती है रिसेशन। रिसेशन वर्ड आप बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, ठीक है, और इसके बारे में आपको चीज़ें पता होंगी। तो इसको समझने के लिए आप पहले ये देखो कि एक टर्म होता है जीडीपी। मैं नेशनल इनकम में आपको बताऊंगा जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अभी आप ऐसा समझ लो कि जीडीपी का मतलब ये है कि कंट्री में अलग अलग जगहों पर जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ है, उन सारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको जब आप ऐड कर देते हो, तो जो टोटल वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, वो जीडीपी कहलाती है। नेशनल इनकम में इसके टाइप, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो अभी आप इतना समझो कि कंट्री की टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारे गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्राइस का सम उस कंट्री का जीडीपी है। तो हमने मान लिया कि जीडीपी कितनी है, 100 रुपीज़। कुछ टाइम के बाद वापस से हमने देखा तो जीडीपी कितनी हो गई, मान लेते हैं 70 रुपीज़। फिर कुछ टाइम के बाद हमने देखा तो जीडीपी कितनी, 50 रुपीज़। फिर कुछ टाइम के बाद जीडीपी कितनी, 40 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जीडीपी जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है, मार्केट डाउन है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखती हैं, तो एक कंडीशन होती है इकोनॉमी में जिसको अच्छा नहीं मानते हैं, जिसको मानते हैं कि यार ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, जिसको मंदी, या इसी को एक और नाम से जानते हैं आर्थिक मंदी। बात समझ में आ रही है। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आर्थिक मंदी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके की चीजें दिख रही हैं। तो मंदी या आर्थिक मंदी का मतलब क्या होता है, तो मंदी या आर्थिक मंदी का मतलब होता है कि जब किसी भी कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंटिन्यूस 3 क्वार्टर तक
बात समझ में आ रही है? 3 तिमाहियों तक जब किसी भी कंट्री में जीडीपी जो है वो कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर तक या 3 तिमाहियों तक लगातार डिक्रीज होता है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन कहलाती है कि अब कंट्री में रिसेशन की कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? रिसेशन की कंडीशन जो है ना वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो रिसेशन में डिमांड जो है वो बुरी तरीके से डाउनफॉल रहेगी, और डिमांड का डाउन होना खतरनाक हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या बोल दिया कि किसी भी कंट्री का कंटिन्यूअस जीडीपी में 3 क्वार्टर तक डाउन होना क्या कहला रहा है? वहां पर कहला रहा है कि उस देश में रिसेशन है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्वार्टर क्या, तो क्वार्टर इन द सेंस कि एक ईयर में 4 क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, और कंबाइंड फॉर्म में उसी को आप ईयर बोल देते हो। 3-3 महीने के एक क्वार्टर के फॉर्म में होते हैं, है ना? तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करूं तो मैं बोलता हूं कि अप्रैल, मई और जून ये फर्स्ट क्वार्टर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकेंड क्वार्टर। तो 3-3 महीने का इंटरवल जो है वो क्या कहलाएगा? क्वार्टर। तो अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अप्रैल, मई और जून ये है गया फर्स्ट क्वार्टर, इस फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी जो थी वो कितनी थी? यही देख लीजिए, वो थी 100 रुपीज की। सेकेंड क्वार्टर की अगर बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें, तो हम वहां पर मान लेते हैं कि जीडीपी कितनी नजर आ रही है? 70 रुपीज की, है ना? उसके बाद जब हम थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वहां जीडीपी कितनी नजर आ रही है? वहां नजर आ रही है 50 रुपीज की। और उसके बाद फिर हम बात करें अगर, तो जीडीपी कितनी नजर आ रही है? 40 रुपीज की। तो अगर हम इसको बेस मान लें, है ना, तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि यहाँ के बाद में ये पहली क्वार्टर में डिक्रीमेंट आपको दिखा, यहाँ पर ये दूसरे क्वार्टर में आपको डिक्रीमेंट दिखा, और यहाँ पर आपको क्या दिखा? ये तीसरा क्वार्टर। तो यहाँ कंटिन्यूअस 3 क्वार्टर में डिक्रीमेंट हो गया ना। तो अगर किसी भी कंट्री में 3 क्वार्टर कंटिन्यूअस जीडीपी में डिक्रीमेंट होगा, तो हम बोल देते हैं कि उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी होगी? वो रिसेशन की कंडीशन होगी, राइट? तो वहां पर क्या आ गया? वहां पर हमने बोल दिया कि ये रिसेशन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ चीजें कहने का मतलब क्या है ना, कि जीडीपी का कंटिन्यूअस डिक्रीज होना कहाँ तक? 3 क्वार्टर तक क्या कहलाता है? रिसेशन कहलाता है। अब मान लीजिए कि सर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जीडीपी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज होकर कहाँ पहुंची? 70 रुपीज पर। सेकेंड क्वार्टर में डिक्रीज होकर कहाँ पहुंची? 50 रुपीज पर। ठीक है, तो यहां से 100 से डिक्रीमेंट होते होते फर्स्ट और सेकंड, 2 क्वार्टर कंटिन्यूअस चीजें डिक्रीज हो गई हैं, ठीक है। और तीसरे क्वार्टर में आते ही, थर्ड क्वार्टर में पहुंचते ही जीडीपी जो है वो कितनी हो गई? वो हो गई 60 रुपीज। तो जीडीपी कम जरूर हो रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेयर में उसमें इंक्रीमेंट हो गया। बस समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कंटिन्यूअस जीडीपी में जो डिक्रीमेंट है वो नहीं दिखाई दे रहा, कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट आपको यहीं तक दिखाई देगा। बस समझ में आ रही है? यहाँ क्या हो गया? यहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिली। तो अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में 2 क्वार्टर तक, ठीक, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर जीडीपी में डिक्रीमेंट हो, और तीसरे क्वार्टर जो है वहां क्या दिखे? तीसरा क्वार्टर में इंक्रीमेंट हो जाए, तो वहां पर एक टर्म यूज किया जाता है जिसको बोल देते हैं क्या? जिसको बोलते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, देखिए, जिसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन, है ना? जिसको क्या बोल देते हैं? टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा है। यहाँ देख लीजिए कि अगर 2 क्वार्टर तक है तो वो क्या हो जाएगा? टेक्निकल रिसेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं कि अगर कंट्री में जीडीपी का डिक्रीमेंट 3 क्वार्टर तक कंटिन्यूअस है तो रिसेशन है। कंट्री में जीडीपी का डिक्रीमेंट जो है वो 2 क्वार्टर है और तीसरे क्वार्टर में इंक्रीमेंट है, तो वो टर्म जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टेक्निकल रिसेशन, है ना? तो कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर हमने यही देखा है। कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर हमने ये देखा कि हमारी जीडीपी जो है वो 6 महीने तक कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही थी, और अगर मान लीजिए कि तीसरे क्वार्टर में भी डिक्रीमेंट हो जाता तो हम वहां पर बोल देते कि रिसेशन आ गया है देश। लेकिन पूरे कोविड के टाइम ड्यूरेशन पर हमने ये नहीं बोला कि कंट्री रिसेशन के दौर से गुजर रही, लेकिन हमने ये बोला कि देश जो है वो टेक्निकल रिसेशन, तकनीकी मंदी के दौर से गुजर रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से दिख रही हैं, यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि कंट्री में टेक्निकल रिसेशन जो है वो हो सकता है ना, और रिसेशन आने में चीजें जो है वो बहुत टाइम लगेगी। तो इसके लिए जरूरी क्या हो जाता है, पूरे 9 मंथ तक, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ आपको अगर कंटिन्यूस 6 मंथ भी डिक्रीमेंट है तो आप यहाँ बोल सकते हो कि मंदी की स्थिति है। लेकिन मंदी कैसी, तकनीकी मंदी, इसको आप क्या बोल रहे हो, टेक्निकल रिसेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो आई थिंक आपको रिसेशन समझ में आ जाएगा। अब अगर रिसेशन आ गया किसी कंट्री में, कहीं पर मंदी आ गई है, तो मंदी की स्थिति में कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, तो मंदी है तो मंदी में ये चीज तो क्लियर है कि भाई डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मंदी की स्थिति में अगर डिमांड डिक्रीज हो गई है, अगर मान लीजिए कि मांग जो है वो कम हो गई है, तो मांग के कम होने का असर कहाँ पर दिखेगा, आपका उत्पादन जो है वो और भी कम हो जाएगा। तो मंदी जो होती है ना, एक रिसेशन की कंडीशन जो होती है वो ट्रैप के जैसी होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस ट्रैप में चीजें जो है वो थोड़ी सी निकलना पड़ता है, इकोनॉमी को बैलेंस रखना पड़ता है। अगली कंडीशन की बात करते हैं। अगला जो है हमारे पास में वो है स्टैगफ्लेशन, है ना। स्टैगफ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैगफ्लेशन को हिंदी में कहते हैं समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। एक्चुअल में स्टैगफ्लेशन जो वर्ड है ना, वो 2 वर्ड से मिलके बना है। किन 2 वर्ड? एक वर्ड है स्टैग्नेंट और दूसरा वर्ड है इन्फ्लेशन। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई, और इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, है ना। तो यहां पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही है कि एक टर्म है स्टैगफ्लेशन जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रुकी हुई मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन स्टैग्नेंट पोजीशन पर। तो इन वर्ड के मीनिंग के बेसिस पर तो आप सीधे बोल दोगे कि सर, अगर मैं पूछूं कि स्टैगफ्लेशन क्या है, तो आप बोल दोगे सर इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे कि स्टैग्नेंट पोजीशन पर है आपका इन्फ्लेशन, तो वहां पर हम बोल देंगे कि स्टैगफ्लेशन। लेकिन एक्चुअल में ना इसका मतलब ये नहीं होता। क्या मतलब होता है, तो वो देखिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पर जो रुका हुआ होता है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इधर तो डायरेक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि क्या कांस्टेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्फ्लेशन तो बराबर चलता रहेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, तो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझो, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं कि किसी भी कंट्री की यदि पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है। अगर किसी भी, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी कंट्री की एक तरीके से एवरेज इनकम है, राइट। तो पर कैपिटा इनकम मतलब कंट्री की जितनी भी इनकम है उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो जो भी इनकम मिलेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पर कैपिटा इनकम। अब किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है तो आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। और यहाँ पर इंक्रीज के बाद में अगर सिचुएशन इस प्रकार की बन रही है कि ये इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी इंक्रीमेंट हो रहा है ना, साथ ही साथ लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वहां पर क्या बोल देंगे हम, यही इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशन कन्वर्ट हो जाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। यही इकोनॉमिक ग्रोथ की कंडीशन किस में चली जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस सिचुएशन पे अगर मैं बात करूं तो ये सिचुएशन पे आपको किसका काम है, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस पर कैपिटा इनकम वाली सिचुएशन का काम है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कांस्टेंट। और पर कैपिटा इनकम के कांस्टेंट होने का मतलब कि कंट्री की नेशनल इनकम जो है या धीरे धीरे कम होने लगना, तो कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो यहाँ पर उसमें आपको डिक्रीमेंट दिखेगा। नेशनल इनकम में डिक्रीमेंट का मतलब कि कंट्री में ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो भी जीडीपी से, वो भी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि जब उनकी इनकम ही कम हो गई तो वहाँ प्रोडक्शन डिमांड जो है वो कहाँ, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण सोर्स ऑफ इनकम जब डाउन हुए तो इनके पास पैसा है नहीं, तो जब पैसा नहीं है तो डिमांड कैसे करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई किसके लिए होगी, सप्लाई नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन क्यों करें, प्रोडक्शन नहीं किए तो जीडीपी डाउन, और जीडीपी डाउन मतलब नेशनल इनकम डाउन।
तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि नेशनल इनकम डाउन हो रहा है तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सीधा सा असर आपको कहाँ है, डिमांड पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये एक ऐसी कंडीशन है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन साथ साथ में हो, है ना। जैसे आप क्या बोल रहे हो कि सर अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई है, लोगों के पास पैसा नहीं है ना, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो लोगों की डिमांड कम रहेगी, और डिमांड जब कम होती है तो उस टाइम ड्यूरेशन पर इन्फ्लेशन पर क्या असर पड़ता है, इन्फ्लेशन जनरली कम रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई और इन्फ्लेशन भी हाई। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया कि इकोनॉमी की ऐसी कंडीशन जहां पर आपको कैसी स्थिति दिखे कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में इन्फ्लेशन की भी कंडीशन हो, उस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि ये स्टैगफ्लेशन है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कैसी स्थिति दिखेगी, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नेशनल इनकम डाउन है ना, नेशनल इनकम के डाउन होने से असर कहाँ पड़ रहा है, जीडीपी जो है वो भी डाउन है। जीडीपी डाउन है मतलब जीडीपी बेस्ड किस पर है, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन भी डाउन है। प्रोडक्शन डाउन है तो सप्लाई डाउन है, सप्लाई डाउन है तो यहाँ पर डिमांड डाउन है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है। अब इन सब में ये वाले पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, और ये कंटिन्यूअस अगर डाउन होता गया होता गया होता गया तो थोड़ी देर पहले आपने क्या देखा, रिसेशन, है ना। तो अगर सिचुएशन इस तरीके की बनती है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो वहां एक स्टेप आगे चल के सिचुएशन कैसी बन जाएगी, वहां पे आप बोल सकते हो कि रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन की कंडीशन है, कि मंदी के साथ में मुद्रास्फीति, मंदी के साथ में मुद्रास्फीति, राइट। तो यहाँ पर चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि स्टैगफ्लेशन किसको बोल रहे हैं, स्टैगफ्लेशन उसको बोल रहे हैं कि इकोनॉमी की ऐसी सिचुएशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में इन्फ्लेशन है। अब अगर आपसे रीजन पूछे कि क्या रीजन हो सकता है, स्टैगफ्लेशन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको किसके पीछे, स्टैगफ्लेशन मतलब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, तो आपको रीजन किसके बताने हैं, आपको स्टैगफ्लेशन या इन्फ्लेशन के ही रीजन बताने हैं। तो इन्फ्लेशन के 3 रीजन मैंने आपको बताए हुए हैं, कौन कौन से। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन याद करिए, वहां पर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक मैंने बोला था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, दूसरा मैंने आपको बोला था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और थर्ड मैंने बोला था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब यहां पर आपको यह समझ में आ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड होती है। क्या दिखाई दे रहा है, ऐसी सिचुएशन है तो डिमांड होगी नहीं, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो लोग खरीदें या नहीं खरीदें, है ना, पैसा मतलब ऐसा है कि लोग डिमांड करें या नहीं करें, लेकिन उसके बावजूद चीजें किस प्रकार से हो जाएंगी, वहां पर इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि लोग खरीदें, मार्केट में डिमांड हो या ना हो, लेकिन अगर उसको बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा प्रोडक्ट को तो उसके प्राइस बढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल में अगर ब्लैक मार्केटिंग होगी, लोग खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी आर्टिफिशियल फॉर्म में, तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछता है कि स्टैगफ्लेशन के पीछे रीजन क्या है, तो स्टैगफ्लेशन के पीछे आप 2 रीजन बता सकते हैं। एक आप बोलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लास्ट क्लास में आपने देखा है इसको, है ना, और दूसरा आप बोलिए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर।